classes by Firoz Khan. Today we are going to do a very important topic. That one is the male reproductive system. और ये जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, दिस वन इज द फ्रंट व्यू ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ये क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फ्रंट व्यू है. और अगर हम देखें यहाँ पे तो ये हो गया आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का साइड व्यू. क्लियर है? तो चलिए हम समझते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को. सिस्टम आप इसे बोल सकते हैं. तो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तीन चीज होती है जो बेसिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और अगर इन तीन चीज़ों को आपने अच्छे से समझ लिया तो इसमें किसी तरह का भी कोई डाउट्स नहीं बचेगा. तो वो कौन कौन से हैं? तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन एंड स्पर्म. इन्हीं के बारे में पूरा जो स्टोरी जो है ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इसी पे बेस्ड है. तो चलिए इसको अच्छे से समझते हैं कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दो भाग में बांटा गया है. ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन. अब भाई इसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोला क्यों जाता है? तो इसको ऐसे समझते हैं कि वो ऑर्गन जो एट द टाइम ऑफ बर्थ, ठीक है, एट द टाइम ऑफ बर्थ आएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. या जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर कोई न्यू बॉर्न बेबी है तो उसको हम देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दिस वन इज द बेबी बॉय और बेबी गर्ल. आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा. और इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि वो ऑर्गन जिसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. जिसमें गैमेटोजेनेसिस हो रहा है और मेल गैमेट क्या है? स्पर्म. या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि जिसपे स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है, उसको हम क्या बोल सकते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोल सकते हैं. तो यहाँ पे क्या होगा? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में क्या होते हैं? गैमेटोजेनेसिस होते हैं या फिर स्पर्मेटोजेनेसिस भी बोलते हैं, गैमेट का फॉर्मेशन होना. तो वैसे ऑर्गन को हम लोग क्या बोलते हैं? आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. ठीक है. दूसरा क्या होगा? मेल सेक्स हार्मोन जो रिस्पॉन्सिबल होता है गैमेटोजेनेसिस करवाने के लिए, ठीक है, या स्पर्म फॉर्मेशन के लिए, जिसे बोलते हैं हम लोग टेस्टोस्टेरोन. तो वो भी कहाँ पे बनेगा? आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में बनेगा. तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में दो तरह के काम होंगे, हार्मोन बनेगा और गैमेटोजेनेसिस होगा. मतलब आपका हार्मोन्स आएगा तभी गैमेटोजेनेसिस होगा. तो ऐसा ऑर्गन जो सेक्स हार्मोन रिलीज करे और जहाँ पे गैमेटोजेनेसिस हो या फिर स्पर्म फॉर्मेशन हो उसे क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. और आज के इस वीडियो में हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को ही अच्छे से समझेंगे. ठीक है. इधर आपका सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, चलिए इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बोलते किसे. तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन वो ऑर्गन है जो फंक्शन में आएंगे कब? एट द टाइम ऑफ पुबर्टी. ठीक है, मैच्योर होंगे. ठीक है, उसे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं. और इनका फंक्शंस क्या होता है? तो कंडक्शन में जो स्पर्म है या गैमेट्स हैं उनके कंडक्शन में या ट्रांसपोर्ट बोल सकते हैं या मैच्योरेशन में हेल्प करेंगे. वैसे ऑर्गन को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन. और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो है दो तरह का होगा, डक्ट होगा और ग्लैंड होगा. तो लेट अस अंडरस्टैंड, चलिए समझते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि डक्ट किसे बोलते हैं. तो डक्ट एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसके थ्रू जो है एक्सक्रीशन या सिक्रीशन पास होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डक्ट बोलते हैं. ठीक है. और वो कौन कौन से डक्ट हैं जो आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में काम करेंगे? तो देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा. इसके पहले नाम को लर्न करेंगे, फिर बाई फिगर डायग्राम से हम लोग इसको समझेंगे. तो वासा एफरेंसिया, रेटेटेस्टिस, वासा डिफरेंस, एपिडाइडेमिस और मेल यूरेथ्रा. मेल यूरेथ्रा इज द कॉमन पाथ फॉर द स्पर्म एंड यूरिन. मेल यूरेथ्रा ऐसा है जो कॉमन पाथ है स्पर्म और यूरिन पास होने का. नाउ कम टू द ग्लैंड. ग्लैंड किसे बोलते हैं? एक पैकेट लाइक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसमें कुछ सीक्रीट होंगे जैसे हार्मोन या एंजाइम. हम समझते हैं, हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में दो तरह के ग्लैंड होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड और इंडोक्राइन ग्लैंड. तो यहाँ पे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में जो ग्लैंड्स हैं उनके नाम कौन कौन से हैं? तो ध्यान से देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा. सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉर्पस ग्लैंड जिसे हम लोग बुल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं. तो यहाँ मेन इंपॉर्टेंट बात समझने का है कि जो सेमिनल वेसिकल्स है ये पेयर में होंगे और कॉर्पस ग्लैंड जो होंगे जिसको बुल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं ये भी आपका क्या होगा? पेयर में होगा. बट प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है वो सिंगल होता है. तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है कौन सा? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. तो हम लोग पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या है, फिर आगे के प्रोसेस को समझेंगे. तो लेट अस स्टार्ट विथ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है मैंने अभी बताया. तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है कौन? देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? टेस्टिस. इसके स्पेलिंग को अगर आप देखें तो देखिए TES टेस, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं? टेस्टिस भी बोलते हैं. ठीक है. आई होप ये सिंगुलर और प्लूरल का चक्कर है. तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा. अब टेस्टिस क्या करता है? टेस्टिस में क्या होता है? तो टेस्टिस में दो तरह की चीज होती है, एक स्पर्म का फॉर्मेशन
स्पर्म का फॉर्मेशन, स्पर्म जिसे हमें गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस या स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस से होगा। और दूसरा चीज जो होगा वो क्या होगा आपका टेस्टिस में, तो टेस्टिस जो है हार्मोन छोड़ेगा, हार्मोन्स रिलीज करेगा, और ये हार्मोन्स को हम क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन। तो मेल सेक्स हार्मोन जो हो गया वो क्या हो गया, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, जो कि कैसा होता है, स्टेरॉइड होता है। आगे फिर इस बात को भी हम लोग समझेंगे। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ रहा होगा कि टेस्टिस जो है वो क्या करता है, टेस्टिस में क्या होता है, तो दो तरह के फंक्शंस होते हैं, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और मेल सेक्स हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, ठीक है। और टेस्टोस्टेरोन कैसा होता है, स्टेराइल होता है। आइए अब हम लोग समझते हैं कि इसका लोकेशन कहाँ पे होता है। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसे हम टेस्टिस बोल रहे हैं, वो शरीर के बाहर होता है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है, मतलब एब्डोमेन से बाहर होता है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज द टेस्टिस। तो इसके बाहर एक पाउच होगा, स्किन का पाउच होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्रोटम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्क्रोटम बोलेंगे। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा कि आपका जो टेस्टिस है वो कहाँ पे होता है, शरीर के बाहर होता है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है, जिसपे होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं। अब बात यहाँ पे ऐसा है समझने के लिए कि ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता क्यों है। तो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होने का कारण क्या है, जस्ट फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे आपको एक फिगर बना रहे हैं, ठीक है, बाहर में यहाँ पे होता है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल ये हो गया आपका thoracic cavity, दिस वन इज द एब्डोमेन कैविटी। तो एब्डोमेन के बाहर होगा। एब्डोमेन ये इसलिए होता है क्योंकि जो स्पर्म का फॉर्मेशन होना है, स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है, टेस्टिस में होता है। तो टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन अच्छे से हो पाए, इसके लिए इसको क्या चाहिए कि बॉडी के टेम्परेचर से, बॉडी का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो बॉडी के टेम्परेचर से ना कम होना चाहिए, बिलो होना चाहिए, कितना 2.5 डिग्री सेल्सियस, 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए, तभी आपका स्पर्म अच्छे से फॉर्म कर पाएगा, फॉर्मेशन हो पाएगा, स्पर्म का अच्छे से फॉर्मेशन हो पाएगा टेस्टिस से। इसके वजह से ये आपका जो टेस्टिस होता है वो कहाँ होता है, शरीर से बाहर होता है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है, ठीक है। अब देखिएगा आपका टेस्टिस बनता कहाँ पे है, ठीक है, तैयार कहाँ होता है, तो ये एक्चुअली होता है एब्डोमेन में, ठीक है, लोअर एब्डोमेन में, जहाँ पे आपकी किडनी होती है उसी के बगल में लोअर एब्डोमेन में ये बनता है। मगर एट द टाइम ऑफ बर्थ, ठीक है, एट द टाइम ऑफ बर्थ जब हम देखते हैं तो ये कहाँ होता है, शरीर के बाहर होता है। तो एक चीज इसमें समझिएगा कि जब बेबी 7 मंथ का होता है, 7 मंथ का, तो ये जो टेस्टिस है एब्डोमेन कैविटी से डिसेंट करना शुरू करता है, ठीक है, डिसेंट करके कहाँ पहुंचता है, स्क्रोटम तक पहुंचता है, ठीक है, स्क्रोटम तक थ्रू इनलिंगुअल कैनाल, ठीक है। तो जिसके थ्रू ये आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्विनल कैनाल्स बोलते हैं। इंग्विनल कैनाल के थ्रू ये डिसेंट होके कौन, टेस्टिस एब्डोमेन से कहाँ पहुंचता है, स्क्रोटम में पहुंचता है। देखिए आपके स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, ठीक है। तो ये कब होगा, 7 मंथ, जब बेबी 7 मंथ का हो जाता है तो ये मूव करना शुरू करता है, कौन, टेस्टिस, कहाँ से, आपके एब्डोमेन कैविटी से, लोअर एब्डोमेन कैविटी से मूव करना शुरू करता है और कहाँ पहुंचता है, स्क्रोटम में पहुंचता है थ्रू इंग्विनल कैनाल। अब ये इंग्विनल कैनाल जो है यहाँ पे देखिए, ये जब टेस्टिस पहुंच जाएगा स्क्रोटम में तो सस्टेन रह जाएगा, वहीं पे रहेगा, उसी के साथ रहेगा। तो कुछ यहाँ पे हम फिगर बना रहे हैं और आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। तो ये आपका हो गया टेस्टिस, ये हो गया आपका इंग्विनल कैनाल, और ये बाहर से हो गया आपका पाउच लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये देखिएगा इंग्विनल कैनाल, जिसका नाम आगे जाके बदल जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटिक कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिक कोड, ठीक है। तो स्पर्मेटिक कोड में अब हम लोग आगे फिर टेस्टिस के फिगर्स को अच्छे से, डायग्राम को स्टडी करेंगे। तो ये टेस्टिस के ऊपर यहाँ पे होता है एपिडाइडेमिस, और यहाँ से निकलता है वासा डिफरेंस, ठीक है। तो ये वासा डिफरेंस और इस स्पर्मेटिक कोड के अंदर, जो कि किससे फॉर्म होके आया है, इंग्विनल कैनाल से। इंग्विनल कैनाल था पहले, जब टेस्टिस स्क्रोटम में पहुंच गया तो इसका नाम क्या हो गया, आपका स्पर्मेटिक कोड नाम हो गया। तो इसके साथ और क्या हो गया, तो ब्लड वेसल्स होंगे जो कि प्योर ब्लड लेके आएगा
जैसे आर्टरीज, वेन्स, ठीक है, कुछ नर्व्स होंगे या फिर लिम्फेटिक्स होंगे। तो ये सारी चीजें साथ में क्या होगा, आपका वासा डिफरेंस भी इसी के साथ में होगा। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि जब बेबी 7 मंथ का होता है तो उनका जो टेस्टिस होता है वो एब्डोमेन कैविटी से डिसेंट होकर, डिसेंट मतलब मूव करना, डिसेंट होके कहाँ पहुंच जाता है, आपके स्क्रोटम में पहुंच जाता है। बट कभी कभी क्या होता है कि ये फेल्योर हो जाता है, डिसेंट नहीं कर पाता है और फेल्योर हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे केसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे केसेस को जो है जब कभी कभी ऐसे किसी ऐसे जीव ऑर्गेनिज्म है जिसमें, या फिर ऐसे कोई ह्यूमंस हैं, ऐसे बेबीज हैं जिसमें क्या होता है कि स्क्रोटम जो होता है, सॉरी टेस्टिस जो होता है वो डिसेंट नहीं हो पाता है, फेल्योर हो जाता है और वो एब्डोमेन कैविटी से स्क्रोटम तक नहीं पहुंच पाता है। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं क्रिप्टोकिडिज्म। क्या बोलते हैं, क्रिप्टोकिडिज्म, ठीक है। फेल्योर ऑफ डिसेंट ऑफ टेस्टिस फ्रॉम स्क्रोटम टू फ्रॉम एब्डोमेन टू स्क्रोटम। आई होप यहाँ तक मेरे बात को समझ में आ रहा होगा, स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। कि कोई बेबी है, ठीक है, और 7 मंथ के बाद भी, ठीक है, 7 मंथ के बाद भी एब्डोमेन से टेस्टिस जो है वो डिसेंट होके स्क्रोटम तक नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि एक नहीं पहुंच पाता, कभी कभी दोनों नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से टेस्टिस जो है डिसेंट होके स्क्रोटम तक नहीं पहुंच पाता है। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं क्रिप्टोकिडिज्म, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा कि क्रिप्टोकिडिज्म क्या है। तो फेल्योर ऑफ डिसेंट, ठीक है, ऑफ टेस्टिस फ्रॉम एब्डोमेन टू स्क्रोटम, एब्डोमेन से स्क्रोटम तक जब टेस्टिस नहीं पहुंच पाता तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रिप्टोकिडिज्म। अब भाई इससे प्रॉब्लम्स क्या होगा, ठीक है, क्या कंडीशंस आ सकते हैं। तो इसमें कंडीशन, पहला कंडीशन क्या होगा कि वो स्टेराइल हो जाएगा, जो मेल होगा जो भी, वो कैसा हो जाएगा, स्टेराइल हो जाएगा, जिसको बोलते हैं बांझपन, या फिर वो उसके अंदर कैंसर होने के चांसेस हो जाएंगे। अब स्टेराइल क्यों होगा, तो हमने अभी बताया था कि ये हमारे शरीर के बाहर क्यों होता है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल क्यों होता है, क्योंकि इसे बॉडी के टेम्परेचर से, इसका टेम्परेचर कितना होता है, ये 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस बिलो होना चाहिए। और अगर ये टेस्टिस शरीर के अंदर ही रह गया, एब्डोमेन में ही रह गया, तो ये इसको वो टेम्परेचर मिल नहीं पाएगा। जब वो टेम्परेचर मिल नहीं पाएगा तो यहाँ स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा तो वो मेल कैसा हो जाएगा, स्टेराइल हो जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। तो इन बातों से ये समझ में आया कि हमारा जो ह्यूमन में जो टेस्टिस होता है वो कैसा होता है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है, ठीक है। बट कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें आपका इंट्रा एब्डोमिनल होता है, मतलब कि टेस्टिस जो होता है वो डिसेंट होके शरीर के बाहर नहीं आता है, स्क्रोटम में नहीं आता है, वो कहाँ होता है, उनके शरीर में भी होता है, एब्डोमिनल में ही होता है। तो इसको बोलते हैं इंट्रा एब्डोमिनल। और वो ऑर्गेनिज्म कौन से हैं, तो एलिफेंट, दूसरा कौन सा है, एक्वेटिक मैमल, एक्वेटिक मैमल्स। देखिए मैंने बोला एक्वेटिक एनिमल नहीं, एक्वेटिक मैमल्स, ठीक है। तो एक्वेटिक मैमल में आपका डॉल्फिन हो गया, वेल फिश हो गया। तो ये सारे जो है ये ऐसे मैमल्स हैं जिनका टेस्टिस जो है वो क्या है, इंट्रा एब्डोमिनल है। ह्यूमन में क्या है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है। क्यों होता है भाई, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर से टेस्टिस का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, इसलिए वो शरीर से बाहर होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो ब्रीडिंग के टाइम में उनका जो टेस्टिस है वो एब्डोमेन से डिसेंट होके कहाँ पहुंचेगा, स्क्रोटम में पहुंचेगा। और जब ब्रीडिंग का सीजन खत्म हो जाएगा तो फिर स्क्रोटम से एब्डोमेन में चला जाएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात। तो वो ऑर्गेनिज्म कौन है, बैट, ठीक है, या फिर ओटर, स्क्रीन पे दिख रहा भी होगा। ये 2 ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें क्या होगा, एट द टाइम ये सीजनल ब्रीडिंग करते हैं। तो जब इनका सीजन होता है ब्रीडिंग का तो उस वक्त टेस्टिस जो है एब्डोमेन से डिसेंट होकर कहाँ पहुंच जाता है, आपके स्क्रोटम में पहुंच जाता है, उनके स्क्रोटम में पहुंच जाता है। तो ये हो गया आपके बैट और ओटर। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब एक और है जिसमें क्या होता है, बाय द सर्जरी के प्रोसेस से, मतलब बाय ऑपरेशन करके तो टेस्टिस को मेल के बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं
कैस्ट्रेशन बोलते हैं। तो कैस्ट्रेशन देखिए, आज से कई साल पहले यूरोप में क्या होता था, कुछ कुछ प्लेसों में जो कोरस ग्रुप होते थे, चर्च वगैरह में जो गाने वाले मेल बॉय होते थे, बच्चे होते थे, उनको सर्जरी के द्वारा उनके टेस्टिस को रिमूव कर दिया जाता था। टेस्टिस को रिमूव करने से क्या होता है कि टेस्टिस अगर नहीं होगा तो उनमें सेकेंडरी कैरेक्टर टेस्टोस्टेरोन नहीं आएगा, और टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है सेकेंडरी कैरेक्टर के लिए। मेल में जो भी सेकेंडरी कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि फेशियल हेयर्स का आना, वॉइस का डीप हो जाना, ठीक है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मसल्स का थोड़ा ज़्यादा ग्रो होना। अगर टेस्टिस को ही निकाल दिया जाए तो टेस्टिस अगर नहीं होगा तो वहाँ पे क्या नहीं आएगा, टेस्टोस्टेरोन नहीं आएगा। टेस्टोस्टेरोन नहीं आएगा तो उनके अंदर मेल कैरेक्टर्स नहीं आएंगे और वो उनकी आवाज़ होगी मधुर होगी। इसलिए वहाँ पे ये प्रोसेस किया जाता था कि बाई ऑपरेशन उनके टेस्टिस को रिमूव कर दिया जाता था। तो उसे हम क्या बोलते हैं, कैस्ट्रेशन बोलते हैं। विलेजेस में भी क्या किया जाता है कि जो, ठीक है, ऑक्स, ठीक है, तो उनके टेस्टिस को रिमूव कर दिया जाता है, जो अच्छे से फॉर्मिंग में हेल्प करते हैं, प्लगिंग में हेल्प करते हैं, या रेस कोर्स में जो हॉर्स होते हैं उनके टेस्टिस को रिमूव कर दिया जाता है। क्योंकि अगर टेस्टिस नहीं होगा तो टेस्टोस्टेरोन नहीं आएगा, और टेस्टोस्टेरोन नहीं आएगा तो वो रिप्रोडक्शन की तरफ उनका ध्यान भटकेगा ही नहीं। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि कैस्ट्रेशन किसको बोलते हैं, या फिर आपका अभी जो मैंने बताया क्रिप्टोकेटिज्म क्या होता है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट, दैट वन इज द कि टेस्टिस। तो टेस्टिस में दो चीज होता है, मैंने बताया स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और दूसरा चीज बताया कि वहां पे हार्मोन आता है, मेल सेक्स हार्मोन, जिसे हम क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। अगर नॉर्मल बॉडी में टेस्टोस्टेरोन आएगा तो टेस्टोस्टेरोन इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी कैरेक्टर, जैसे कि मैंने बताया फेशियल हेयर का आना, वॉइस का डीप होना, मसल्स स्ट्रांग होना। अगर इन केस किसी में टेस्टिस जो है स्क्रोटम में है, शरीर से बाहर है, ह्यूमन में ही एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है, बट वो टेस्टोस्टेरोन अच्छे से नहीं बना पा रहा है, तो जब अच्छे से नहीं बना पा रहा है तो उस वक्त क्या होगा उनके अंदर, तो उनके उस मेल के को अगर आप देखें स्क्रीन पे दिख रहा होगा तो ब्रेस्ट आ जाएंगे, फिर आपका उस मेल के अंदर मसल्स अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगा, फैट्स आ जाएंगे, तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स को अच्छे से समझेंगे। तो आई होप जितना अभी तक मैंने बताया तो सब समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।